राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का अब राज खुल चुका है। राजा की हत्या मामले में मास्टरमाइंड सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस हनीमून मिस्ट्री को सुलझाने में मेघालय पुलिस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन हनीमून। आरोपियों को पकड़ने के लिए 20 अफसरों की कोर टीम बनाई गई। सर्च ऑपरेशन में कुल 60 से 70 लोग मौजूद रहे। 7 जून को पुलिस प्लानिंग के तहत एक साथ छापेमारी की गई और कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस ने राजा के हत्यारे तीनों आरोपियों की प्रोफाइल चेक की और जांच के दौरान 3 मुख्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत के साथ सोनम की लगातार मौजूदगी देखी गई। पुलिस के मुताबिक सोनम सिर्फ राजा की हत्या के लिए ही शिलांग पहुंची थी। उसने हनीमून के साथ साथ किलर्स का ट्रिप प्लान भी तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक 21 मई को सभी आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, सोनम राजा के पीछे पीछे गुवाहाटी पहुंचे थे। 22 मई को सभी आरोपी चेरापूंजी पहुंचे। सोनम भी 22 मई को चेरापूंजी पहुंची थी। उसने आरोपियों से बात की। 23 मई को सोनम के इशारे पर आरोपियों ने राजा की हत्या कर दी और फिर हत्या के दिन ही यानी 23 मई को सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली। सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची, जहां उसने अपने प्रेमी राज से मुलाकात की। राज ने उसे एक दिन के लिए किराए के कमरे में रुकवाया। इसके बाद एक ड्राइवर के जरिए सोनम को यूपी भेज दिया गया। हत्या के बाद सोनम और राज दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम यहां सिर्फ राजा की हत्या करने के लिए आई थी और शादी के 7-8 दिन बाद ही सोनम ने हत्या का प्लान बना दिया था, क्योंकि हनीमून के दौरान राजा और सोनम ने कोई तस्वीरें नहीं खिंचवाई, कोई फोटो अपलोड नहीं किया, जिसके बाद पुलिस को सोनम पर शक हुआ। Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into, and basically these are under investigation. So these are the things that we had reviewed. अब आपको राजा हत्याकांड में आखिर मौत के सफर की शुरुआत कहां से हुई, उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे 7 जन्मों के साथ वाला एक पोस्ट सोनम के काले कारनामों का काल बन गया, कब और क्यों पुलिस को सोनम पर शक हो गया। शक की पहली वजह, गुवाहाटी में राजा और सोनम ने कोई फोटो नहीं ली और ना ही कोई फोटो पोस्ट की। शक की दूसरी वजह, पुलिस को राजा के गायब होने का उस वक्त पता चल चुका था, लेकिन हत्या के बाद रात 2:15 बजे सोनम ने एक पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है, जिसने पुलिस के शक को और पुख्ता कर दिया। शक की तीसरी वजह बनी आरोपी आकाश की मौके पर खून से सनी हुई शर्ट। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दिया, जो 6 किलोमीटर दूर मिला। इसका मकसद था ताकि जांच को भटकाया जा सके। शक की चौथी वजह, जिसने अभी तक के शक को यकीन में बदल दिया, वो था हत्या के बाद सभी आरोपियों का 11 किलोमीटर दूर एक स्थान पर मिलना, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो था उसमें राजा तो नहीं था, लेकिन सोनम और सभी आरोपी मौजूद दिखे। और ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, जिसके जरिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे, और इसी स्कूटी से सोनम अपने पति राजा को खौफनाक सफर पर लेकर निकल गई, जहां से राजा वापस नहीं आ सका। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होते हुए राजा और सोनम चेरापूंजी की तरफ गए थे। जीपीएस से जो हमें लोकेशन मिली है, ऐसी ही एक नीले कलर की स्कूटी थी, जिस स्कूटी को लेकर ये लोग चेरापूंजी गए थे। शिलांग में घूमना तो सिर्फ सोनम का बहाना था। उसका असली मकसद राजा को रास्ते से हटाना था, और यही सोचकर वो स्कूटी से मौत की मंजिल की तरफ बढ़ गई। और उसके आधार पर ये एक बात साफ हो गई कि चेरापूंजी में राजा और सोनम स्कूटी लेकर गए थे, जो अभी तक ये साफ नहीं हुआ था। और पुलिस ने इसके बाद की जांच जो है की, और उससे जो तमाम डिटेल मिले उसके आधार पर पुलिस होटल तक पहुंची। इस रूट पर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिसको जांच के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस इन सीसीटीवी की मदद से ये पता लगा रही थी कि शिलांग से कैसे आरोपी सोनम और राजा के पीछे गए थे। पुलिस उस गाइड तक पहुंची, जिस गाइड ने सोनम और राजा के साथ 3 अन्य लोगों को देखा था, जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे। और यहीं से जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। कैसे सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। शादी, हनीमून और फिर हत्या। राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस सोनम की मांग में वो सिंदूर भर रहा है, वो पहले से ही उसे मारने का प्लान बनाकर उसकी जिंदगी में आई थी। शादी के 4 दिनों बाद ही सोनम मायके चली गई।
प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग रची और फिर पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई और फिर प्लान के मुताबिक राज कुशवाहा ने अपने 3 किलर दोस्त मेघालय भेजे। सोनम वहीं तीनों किलर से लगातार बात कर रही थी, अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर कर रही थी और फिर राज के तीनों किलर दोस्तों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। यानी सोनम रघुवंशी ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड भी है और चश्मदीद भी। और ये सारा प्लान सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ बनाया था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने जैसे हनीमून ट्रिप का प्लान किया था उसी तरह किलर्स का भी रूट तय किया था। तीनों हत्यारे 2 दिन पहले गुवाहाटी पहुंच गए थे। तीनों हत्यारे राजा सोनम के हनीमून रूट पर आगे चल रहे थे। सोनम तीनों किलर्स को लगातार डायरेक्शन दे रही थी। शिलोंग से सोरा वैली में ट्रैकिंग के दौरान सोनम ने राजा का मर्डर करवाया। एक आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से अचानक हमला किया था। सोनम ने ही आरोपियों से तेज आवाज में चीख कर कहा था, मार डालो इसे। हत्या के बाद राजा को 500 मीटर गहरी खाई में फेंकवाया। हत्या के बाद सोनम खुद गायब रही, यानी सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब उसे उसके दोस्त राज की इंदौर से गिरफ्तारी की खबर लगी तो फिर उसे महसूस हो गया कि अब उसकी करतूत उजागर हो चुकी है। इसके बाद उसने यूपी गाजीपुर स्थित ढाबे पहुंचकर खुद को सरेंडर कराने का प्लान बनाया। अब पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है, जहां इस पूरे हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस के सवाल तैयार है। सोनम से पूछा जाएगा कि हत्या के वक्त क्या क्या हुआ था। जब राजा का मर्डर हुआ था तब क्या तुम मौके पर मौजूद थी? राजा के मर्डर में कितने लोग शामिल थे? मर्डर के बाद मौके से अचानक कहाँ गायब हो गई थी? लगातार सुपारी किलर्स को लोकेशन क्यों भेज रही थी? मर्डर के 17 दिन तक कहाँ थी और किसके साथ थी? शिलोंग से गाजीपुर ही क्यों आई और कैसे पहुँची? राजा के मर्डर के बाद घर वालों या पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? हनीमून ट्रिप से लेकर राजा के मर्डर की मिस्ट्री मेघालय पुलिस अब जल्द ही सुलझा लेगी। पूरे कांड का रिक्रिएशन होगा और फिर राजा की बेवफा बेगम की एक साजिश का पर्दाफाश होगा। इस हत्या की थ्योरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राजा हत्याकांड के बाद एक और हत्या होने वाली थी जो बाहर से दिखने में तो सच लगेगी, लेकिन हत्या का सिर्फ नाटक करना था और इसकी स्क्रिप्ट खुद सोनम लिख चुकी थी। वो खुद को नाटकीय अंदाज में मरा हुआ दिखाना चाहती थी और अपने आशिक के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। ये खुलासा राजा मर्डर में पकड़े गए आनंद ने मेघालय पुलिस के सामने किया है। 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देने वाले सोनम के इरादे हैरान कर देंगे। हनीमून पर अपने पति की हत्या के बाद सोनम अपने प्रेमी के साथ गुमनामी की जिंदगी जीना चाहती थी। वो चाहती थी पूरी दुनिया उसे मरा हुआ समझे और वो नए नाम नई पहचान के साथ राज के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए बकायदा प्लान भी बनाया था। प्लान के हिसाब से सोनम ने पहले शादी की। प्लान के तहत ही मेघालय में हनीमून ट्रिप बनाया। प्रेमी राज के दोस्तों ने पति की हत्या करवाई। इसके बाद खुद को भी मरा दिखाना चाहती थी सोनम और मौत का नाटक कर राज के साथ रहना चाहती थी। यानी पहले आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या और फिर खुद को मरा दिखाकर प्रेमी के साथ रहने का प्लान भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इस प्लानिंग में राज ने सोनम का पूरा साथ दिया, दोस्तों को भी मोहरा बनाया और अब सोनम की मम्मी से सवाल जवाब की मांग हो रही है। सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे सोनम से। सोनम की मम्मी को क्या पता है क्या नहीं पता है ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह सोनम अपने प्रेमी के साथ मरने का नाटक कर रही थी, अब इस थियोरी वाले एंगल से भी जांच आगे बढ़ रही है। सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से हत्या की साजिश रची वो उसमें कामयाब हो ही जाती, लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है और सोनल रघुवंशी भी कुछ ऐसी ही गलती कर बैठी जिससे पूरी मर्डर मिस्ट्री का राज खुल गया। क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। सीसीटीवी में जब सोनम 3 आरोपियों के साथ देखी गई तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट ने सोनम रघुवंशी के बैंक खातों की जानकारी निकाली। जांच में पता चला कि सोनम राज के नाम का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी। बस यहीं से पुलिस को बड़ा क्लू मिल गया। जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली तो खुलासा हुआ, राज और सोनम के बीच इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स मिले। इसी से तीनों किलर्स विशाल, आनंद और आकाश की जानकारी मिली। तीनों की मोबाइल लोकेशन राज और सोनम के आसपास ही थी। पुलिस का शक पुख्ता हो गया और फिर शिलोंग क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर पहुंची। रात में जवानों ने सादे कपड़ों में आरोपियों के घरों की रेकी कर ली। रात ठीक 1 बजे टीम ने एक साथ छापा मार राज और विशाल को पकड़ लिया। आरोपी आकाश को ललितपुर और आनंद कुर्मी को बीना के खिमलासा से पकड़ लिया।
इन सभी गिरफ्तारी के बाद ही सोनम ने बरामद होने का नाटक किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। शादी से लेकर मर्डर तक सब कुछ सोनम ने पहले से ही प्लान कर रखा था, लेकिन मर्डर के लिए शिलोंग ही क्यों चुना गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल सोनम रघुवंशी 1 साल पहले परिवार के साथ शिलोंग घूमने गई थी। यहाँ की घाटियों में वो पूरी तरह से वाकिफ थी। इंदौर में इसकी राज कुशवाहा से दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई, लेकिन घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं थे और इसीलिए सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी का प्लान बनाया और मर्डर के लिए शिलोंग को चुना। और सोनम रघुवंशी ने पहले राजा से अपनी मर्जी से शादी की और फिर हनीमून के बहाने राजा का मर्डर करवा दिया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने जी न्यूज को बताया कि सोनम ने उनसे कहा कि इतनी ऊंचाई पर जाने का प्लान राजा का था, जबकि हकीकत इसके उलट है। हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान सिर्फ सोनम का था। सोनम ने ही हनीमून की टिकट बुक करवाई थी। राजा को तो शिलोंग के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी, जबकि सोनम पहले शिलोंग जा चुकी है। सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट करवाई थी, वापसी की कोई टिकट नहीं की थी। एक और सोनम ने राज के लिए राजा की हत्या की, लेकिन उसके दोस्तों का कहना है कि सोनम राज को राखी भी बांध चुकी है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? मेघालय पुलिस का दावा है कि उसे 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है, लेकिन कोशिश ये थी कि सारे सबूतों के साथ गिरफ्तारी हो। हत्या के पीछे सोनम का मकसद साफ था कि राजा को रास्ते से हटाकर वो राज्य के साथ रह सके। राजा को सोनम ने रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन खुद हवालात तक पहुंच गई। जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है, राजा रघुवंशी की बहन ने भी वही सवाल पूछे हैं और पूछा है कि अगर मेरा भाई पसंद नहीं था तो शादी क्यों की, उसे मार क्यों दिया। और ये सवाल अब लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये राजा रघुवंशी की शादी की तस्वीरें हैं। उसे नहीं पता था कि खुशियां चंद दिनों की हैं, क्योंकि जिस शादी को लेकर वो इतना खुश है वो तो सोनम के प्लान का एक हिस्सा है। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? सोनम शादी का विरोध कर सकती थी, लेकिन वो अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए राज कुशवाहा से प्यार की बात घर में कह ना सकी, क्योंकि राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था। इसीलिए उसने शादी के साथ ही राजा को रास्ते से हटाने और राज कुशवाहा को हीरो बनाने की प्लानिंग की। पति राजा रघुवंशी को हटाने के लिए उसने हनीमून के लिए ऐसी जगह चुनी जहां मध्य प्रदेश से कम ही कपल जाते हैं। चेरापूंजी में राजा रघुवंशी को दी गई श्रद्धांजलि। चेरापूंजी के लोगों ने बाकायदा राजा रघुवंशी की फोटो लगाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कैंडल जलाकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी दी। ये राजा रघुवंशी को जो श्रद्धांजलि दी गई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैंडल जलाकर चेरापूंजी में राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि दी गई। सोनम जैसी सनक अब बेहद आम हो गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की घटना को ही अगर हम लें तो यहाँ एक प्रेमी के लिए बहू ने किलर तो नहीं बनी, लेकिन ससुराल के लॉकर जरूर तोड़ दिया और प्रेमी के हाथों अपनी ही ससुराल में डाका डलवा दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम है अनामिका और साथ में खड़ा ये शख्स है इसका प्रेमी निगम। आरोप है कि अनामिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल में चोरी करवा दी। 15 लाख के जेवर और 1.5 लाख रुपए की नकदी अपने प्रेमी के हाथों लुटवा दिया। कहानी फिल्मी नहीं है, हकीकत है। दरअसल 7 जून को एक घर में चोरी की वारदात हुई। पीड़ित परिवार के मुताबिक 2 लोग LIC एजेंट बनकर घर में घुसे। दोनों ने घर में मौजूद बहू अनामिका और बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाया और घर में लाखों की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी के आरोप में घर की बहू अनामिका उर्फ नेहा को ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनामिका के प्रेमी निगम को भी पकड़ा गया। पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज, सर्विलेंस आदि के माध्यम से जानकारी की जा रही थी और वो अपने प्रेमी के साथ भागने की जुगाड़ में थी। मुखबिर खास की सूचना पर दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया और उनसे 100% बरामदगी की गई। पूछताछ में पता चला कि घर की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था
और सभी को गुमराह करने के लिए LIC एजेंट की कहानी बनाई। फिलहाल पुलिस ने अनामिका, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कार्यक्रम में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस दौरान एक नेता ने दूसरे नेता को जमकर पीट दिया। पीले गमछे में खड़े नेताजी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम है महेंद्र राजभर। मौके पर मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं और नेताजी सीना चौड़ा करके अपनी बड़ाई सुन रहे हैं। फिर नेताजी को माला पहनाई गई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा गूंज उठा, लेकिन अगले ही पल महेंद्र राजभर के गाल लाल कर दिए गए। आरोप है कि ब्रजेश राजभर ने पहले माला पहनाई और फिर दिया सियासी प्रेम का जोरदार तमाचा। कहते हैं राजनीति में माला पहनाना सम्मान होता है, लेकिन जौनपुर की इस सभा में माला पहनाने के बाद जो किया वो तो शायद खुद पार्टी अध्यक्ष महेंद्र राजभर भी कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल महेंद्र राजभर ने OP राजभर से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, जिसके बाद से OP राजभर के समर्थक उनसे नाराज चल रहे थे और आज ये नाराजगी मंच पर ही जाहिर कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में मौजूद थे, जहां से उन्होंने 2027 चुनाव के लिए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कैसे बहराइच में आक्रांताओं के मेले पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि कैसे उस अवैध मज़ारों को अब मिट्टी में मिला दिया गया जहां कभी मेले लगते थे। और यही वो लक्कड़ शाह की मज़ार है जो अब समतल हो चुकी है। सीएम योगी के बहराइच दौरे से ठीक एक दिन पहले लक्कड़ शाह समेत 4 अन्य अवैध मज़ारों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, जिसका संदेश अब चुनावी गलियारों में गूंजने लगा है। देशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। महाराजा सुहेलदेव के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। पहला, गाजी मियां बनाम सुहेलदेव की राजनीति से हिंदू वोट को साधने की कोशिश। दूसरा, सुहेलदेव के नाम पर राजभर और OBC वाला दांव। और ये दांव तब और आसान हो जाता है जब खुद को राजभर समाज का नेता बताने वाले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अलग बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यानी सीएम योगी ने न सिर्फ लक्कड़ शाह और गाजी मियां के नाम पर लगने वाले मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी, बल्कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन कर OBC वोट बैंक को भी बड़ा मैसेज दे दिया। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। आतंकवादी दाऊद का नामो निशान मिटने वाला है और महाराणा प्रताप अब नई पहचान बनेंगे, क्योंकि सांसद सतीश गौतम ने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मुहिम अब शुरू कर दी है। और रेल मंत्री से ये मांग की गई है कि इस स्टेशन का नाम शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप पर रखा जाए। दरअसल अलीगढ़ में आतंकी दाऊद खां के नाम से रेलवे स्टेशन है, जिसे हटाने की मुहिम शुरू हुई है। इसके लिए सांसद सतीश गौतम ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जो दाऊद खां स्टेशन है उसका कोई दाऊद खां का इतिहास नहीं है, और एक दाऊद तो ऐसा नाम है जो आतंकवादी रहा हो एक तरह से, जिसने देश में बहुत बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिया। इसलिए हम उस दाऊद खां स्टेशन का नाम हमारे महापुरुष, हम अपने महाराणा प्रताप जी के नाम से उसका नाम करने जा रहे हैं। अगर सांसद सतीश गौतम की मांग मान ली जाती है तो अलीगढ़ का दाऊद खान रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। यानी आने वाले दिनों में दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नामो निशान मिट जाएगा और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप नई पहचान बनेंगे। दिल्ली के कालकाजी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की लड़ाई अब सियासी हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद DDA की टीम पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जे के खिलाफ चेतावनी देने पहुंची, लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां झुग्गी झोंपड़ी वालों के साथ बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पहुंच गई। और फिर पुलिस और पूर्व सीएम के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस की टीम सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा रही थी और आतिशी झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए और बुलडोजर एक्शन रोकने की जिद पर अड़ गए, जिसके बाद हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद DDA की तरफ से तमाम अवैध निर्माण को हटाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है।
दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इसी के तहत उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की विदेशी शाखा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 97 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एक सुनियोजित और खुफिया सूचनाओं पर आधारित विशेष अभियान के तहत की गई और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशी परिवार के 66 लोगों को पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को FRRO ऑफिस भेजा है, जहां से उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस की टीम ने नॉर्थ दिल्ली से भी 31 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि सभी 97 बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में अवैध तरीके से कई वर्षों से रह रहे थे। लेकिन अब गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर इन सभी को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। इसके लिए RK पुरम में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस कानूनी कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस राजधानी के कोने कोने से अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है ताकि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तलहा सईद को आतंकी घोषित किया वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम ही नहीं रहा, बल्कि कश्मीर को लेकर जहर भी उगल रहा है। इस चेहरे को तो आप पहचान ही गए होंगे। ये कोई मौलाना नहीं बल्कि आतंकी हाफिज सईद का लाडला बेटा तलहा सईद। UN ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला, लेकिन पाकिस्तान में तलहा खुलेआम रैली करता है, कश्मीर पर भड़काऊ भाषण देता है। तलहा सईद का मकसद सिर्फ एक है, भारत में आतंक की आग फैलाना। तलहा सईद के इन बयान को सुनकर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से उभर नहीं पाया है, क्योंकि अब भारत चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधे कार्रवाई करता है, जिसकी गवाही अब भी भावलपुर और मुजफ्फराबाद दे रहा। अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट के साथ बेरहमी की गई है। पहले उसके साथ क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया और फिर उसे हथकड़ी लगा दी गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों ने उसे घेरा हुआ है, जिनमें से 2 ने अपने घुटने उसके पीठ पर रख दिए हैं। उन्होंने छात्र के हाथ पैर में हथकड़ी लगा रखी थी। अब ये भी देख सकते हैं कि इसके बाद उसकी क्या हालत हुई। छात्र ने अधिकारियों से इसकी वजह पूछी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने कहा कि इतना ही नहीं, इसके बाद उसे वहां से डिपोर्ट भी कर दिया, जिसका वीडियो भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर उसके साथ जो हुआ, उसने उन सपनों को ही नहीं, आत्मसम्मान को भी रौंद डाला, जो अमेरिका की नीति पर कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खौफनाक वारदात हुई। लोगों को सड़क किनारे एक सूटकेस मिला और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर एक महिला की लाश मिली। हालांकि डेड बॉडी की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूटकेस में लाश मिलने की खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जैसा आप देख ही सकते हैं, ये पूरा मामला लोनी बॉर्डर इलाके का है। जब लोग सड़क से गुजर रहे थे, इस दौरान उन्हें सूटकेस मिला जो कपड़े की चादर से बंधा हुआ था, जिस पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची और जैसे ही उसने सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें कपड़े नहीं बल्कि महिला की लाश मिली, जिसकी उम्र करीब 25 साल है। महिला हिंदू थी क्योंकि उसने सिंदूर लगाया था और बिछिया पहनी हुई थे। महिला के मुंह और नाक पर चोट के निशान मिले। महिला की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। सूटकेस को देखकर ऐसा लगता है कि हत्या कर शव को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। सिंदूर और बिछिया पहने हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वो हिंदू है। अज्ञात महिला के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। सूटकेस में मिली लाश कई सवाल छोड़ गई है। ये महिला कौन है, कहां से लाई गई और किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की? मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इलाके में डर अब भी कायम है। अगर आप हाईवे पर चलते हैं तो ये खबर फिर आपके काम की है, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में नई टोल नीति लागू करने जा रही है और इससे हाईवे पर यात्रा करने वालों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार देश में जल्द नई टोल पॉलिसी लागू हो सकती है। इसका उद्देश्य टोल वसूली की मौजूदा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती बनाना है। नई नीति के तहत अब वाहन चालकों को उतना ही टोल शुल्क देना होगा जितनी दूरी उन्होंने तय की है। नई प्रणाली में हर टोल बूथ पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।
ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे। फास्टैग के माध्यम से वाहन चालकों के बैंक खाते से टोल राशि अपने आप कट जाएगी, जिससे नकदी लेन देन और विवाद की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद टोल चोरी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसे लेकर अब प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से उनके मकानों और दुकानों के कागजात मांगे जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की प्रॉपर्टी कॉरिडोर क्षेत्र में आ रही है, उनके मालिकाना हक के दस्तावेज राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम इकट्ठा कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में करीब 275 मकान और दुकानों के प्रभावित होने का अनुमान है। ऐसे मकान और दुकानों को प्रशासन से चिन्हित किया जा चुका है, जिससे लोगों को नियम के हिसाब से उचित मुआवजा मिले। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके। का जो एरिया है, ये जो मकान है, आसपास की जो दुकानें हैं, वो सब वृंदावन कॉरिडोर के अंदर आएंगी। 275 मकानों और दुकानों को इसमें चिन्हित किया गया है। कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी और अधिग्रहण से जो लोग विस्थापित होंगे, सरकार उनके लिए मुआवजा का प्रावधान करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से मथुरा में श्रद्धालुओं की संख्या में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के दरभंगा में मंदिर के सामने एक मांस का टुकड़ा मिलने पर हंगामा हो गया और बवाल को बढ़ता देखकर फौरन यहां पर पुलिस पहुंची। हालात को काबू में किया गया, क्योंकि दावा किया गया कि बाइक से साजिशन प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मंदिर के पास गिराया गया और बाइक सवार वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे। मामला बिगड़ता देख फौरन मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मांस का टुकड़ा हटवाकर पानी से मंदिर के आगे का एरिया साफ कराया गया और लोगों से शांति बहाल करने की अपील की गई। हालांकि स्थानीय लोग भी पुलिस के साथ शांति का पैगाम देते हुए नजर आए। और लोग संयम से काम नहीं लेते, होशियारी से काम नहीं लेते, हमारे समाज के लोग, हम लोग, तो यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जिला में एक फिर आज नया जो है दंगा का माहौल बन जाता है। फिलहाल पुलिस बाइक सवार की तलाश में है, जिसने साजिशन मंदिर के सामने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और वहीं मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जब विदिशा में कथित गौहत्या के विरोध में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और मुख्य बाजार की दुकानें बंद कराकर चक्का जाम कर दिया। नाराज हिंदू संगठन के लोग लटेरी के मुख्य बाजार में प्रदर्शन करने लगे और रोड जाम कर दुकानें भी बंद करवाईं। सैकड़ों लोग सिरों चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर चक्का जाम खत्म कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम उस जगह भी गई जहां गौवंश की हत्या का आरोप है, लेकिन वहां से भैंस के अवशेष मिले। एक और जगह खेत में भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिसे जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को राउंड अप किया है और जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थूक जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां बेहट इलाके के दिल्ली दरबार होटल में थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये शख्स तंदूर में रोटियां सेंक रहा है, लेकिन अब जरा इसके मुंह की तरफ गौर कीजिए। रोटी तंदूर में लगाने से पहले ये थूक रहा है। वीडियो को फिर देखिए। बेहद तेजी से ये शख्स रोटी पर थूकता है और तंदूर में लगा देता है, लेकिन किसी ने चुपके से इस घिनौनी करतूत का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में लिखित तहरीर दी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक लड़का रोटी पर थूक लगाकर बना रहा था। तो जब संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई, तो हमने बेहट थाने में इसका एक तहरीर दी है और पता चला है कि बेहट में ये कस्बे के अंदर दिल्ली दरबार नाम का एक होटल है और यह उस पर कार्य करता है। शिकायत के बाद योगी की पुलिस एक्शन में आई और वीडियो में नजर आ रहे आरोपी लड़के को दबोच लिया। फिलहाल कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन थूक जिहाद वाली मानसिकता का परमानेंट इलाज जरूरी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चंदा न देने पर 40 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अब तनाव का माहौल है। दरअसल चोहटा गांव में आदिवासी समाज के करीब 100 लोगों ने मिलकर
एक फेरी निकाली और लाउडस्पीकर से मुनादी कर तुगलकी फरमाना सुनाया और चंदा ना देने वालों से सारे संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुसलमान अगर जो सम्मान रखता है उसे 5,051 रुपए दंड दिया जाएगा और जो देखता है बताता है कि इसके सामने सम्मान रखा है उसे 1,000 रुपए 1,051 रुपए इनाम दिया जाता है। और इस तरह आदिवासी समाज ने चंदा न देने वाले 40 गैर आदिवासी परिवारों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। ये अब अपने को उपवास समाज से चंदा नहीं लेना है। हाँ, इनको अपन किसी चार्ज में फंसा देना, चंदा नहीं लेंगे इनसे और इनके घर में जाएंगे नहीं। फरमान है कि अब गांव में गैर आदिवासी समाज के बच्चों से भी कोई बात नहीं करेगा। दरअसल गांव के प्रभावशाली कोरकू आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक देव पूजन अनुष्ठान के लिए ग्राम स्तर पर चंदा वसूलना शुरू किया। गांव के अन्य गैर आदिवासी समुदायों से भी 50 रुपए की अपेक्षा की गई, लेकिन जब कुछ अल्पसंख्यक समुदायों ने चंदा देने से इनकार कर दिया तो कोरकू समुदाय ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिससे अब गाँव में तनाव है। बिहार के पूर्णिया में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर ने फर्जी थानेदार बनकर ग्राम रक्षा दल और होमगार्ड की बहाली के नाम पर 300 लोगों के साथ लाखों रुपए ठग लिए। आरोपी राहुल कुमार शाह ने वर्दी पहनकर फर्जी कैंप लगाया और लोगों से पैसे लेकर वर्दी, आई कार्ड और ड्यूटी तक दिलवाई। जानकारी के मुताबिक कस्बा निवासी राहुल कुमार शाह ने खुद को थानेदार बताकर फर्जी कैंप लगाया और लोगों को ग्राम रक्षा दल और होमगार्ड में बहाली का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। फर्जी कैंप मोहिनी पंचायत के बतौना गांव में चलाया जा रहा था। राहुल वर्दी पहनकर खुद को अधिकारी बताता था और भर्ती के नाम पर 10,000, 15,000 रुपए वसूलता था। बदले में पहचान पत्र, वर्दी और ड्यूटी के आदेश तक दिए गए। ये हम लोग से पैसा ले लेकर सबको बोला 10,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, आप लोग का ना ग्राम रक्षा दल में आप लोग का बहाली हो जाएगा। कौन बोला है सर? राहुल बोला। राहुल वर्दी में लाल जूता और ये लाल बेल्ट यानी और कि स्टाइल लगा घूमता, दरोगा के लिबास में दरोगा के लिए घूमता, जबकि ग्रेजुएशन ही फाइनल नहीं हुआ है उसका। मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 महीने तक किसी का वेतन नहीं आया। इसके बाद पीड़ितों ने कस्बा थाने में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल आरोपी राहुल फरार है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मॉडल चाय वाली के नाम से मशहूर सिमरन गुप्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस पर ही है और ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी सिमरन को कपड़े पकड़कर खींच रही है। सिमरन इसका विरोध कर रही है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिमरन को घसीटे जा रही है। वीडियो में एक और पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। महिला पुलिसकर्मी सिमरन को बदमाशों की तरफ खींच रही है। दूसरा पुलिस वाला चुपचाप तमाशा देख रहा है। सिमरन पर आरोप है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद रात 12 बजे के बाद दुकान खोल रखी थी, लेकिन सिमरन ने आरोपों को गलत बताया। मेरी दुकान उस टाइम मौजूदा हालत में बंद थी, ये हम प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो है कि उस टाइम जिस वक्त ये लोग आए थे बंद थी। बगल वाली दुकान ली हुई थी। उस दुकान में इनॉग्रेशन 2-3 दिन बाद हम लोगों ने सोचा था रखेंगे, तो उसका हम लोग सामान सही कर रहे थे। दरअसल ये चाय वाली कोई और नहीं सिमरन गुप्ता है। सिमरन गुप्ता मॉडलिंग भी कर चुकी है और मिस गोरखपुर रह चुकी है और लखनऊ में भी काफी फेमस है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर मॉडल चाय वाली के नाम से स्टॉल चलाती हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की बॉडी को उठाकर फेंका था। राजा अकेले ही हमलावरों से भिड़ा था। विशाल ने तलवार से हमला किया था। खून के छींटे सोनम के कपड़ों तक आए थे। सोनम की मां को इस राज से अफेयर के बारे में जानकारी थी। जब डीजे बजता है तो किसी के भी पैर थिरकने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीजे ने ऐसा समा बांधा कि वर्दीधारी दरोगा जी ऑन ड्यूटी ही नाचते हुए नजर आए और जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर बेचारे दरोगा जी को लाइन हाजिर होना पड़ा। ये देखिए, भोजपुरी गाने पर दारोगा जी सुध बुध खो बैठे और जबरदस्त डांस करने लगे। जरा गौर से देखिए, दारोगा जी ने वर्दी भी पहनी है और पिस्टल भी लगा रखी है। हाँ, वो बात अलग है कि सिर पर पुलिस की टोपी की जगह गमछा लपेट रखा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? अब डीजे बज रहा है तो मस्ती तो बनती ही है। शायद यही सोचकर दारोगा जी ठुमके लगाने लगे, लेकिन कैमरे की नजर से नहीं बच पाए।
जानकारी के मुताबिक एकौना थाना में तैनात दरोगा आहूत यादव पचलडी गांव में एक निजी कार्यक्रम में गए थे और डीजे पर वर्दी पहनकर डांस करने लगे। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने दारोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया। बिहार के बेतिया में हाईवे पर आज उस समय हंगामा हो गया जब सड़क हादसे के बाद लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतर गए और गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने बंदूक निकाली। ये देखिए, एसओ साहब हाथ में बंदूक लेकर चेतावनी दे रहे हैं। शायद कह रहे हैं एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खैर नहीं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एसओ साहब की बंदूक मौके पर चली ही नहीं। दरअसल देर रात एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार शख्स को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन यहां जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन और ग्रामीण बवाल करने लगे और सड़क को जाम कर दिया। जब पुलिस समझाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। थानाध्यक्ष ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई और पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगे, लेकिन ऐन वक्त पर पिस्टल धोखा दे गई और फायरिंग नहीं हुई। बाद में जैसे तैसे परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हंगामे में एक पुलिस जवान घायल है। कानपुर की कैटरीना नाम से फेमस यूट्यूबर अब पुलिस के लिए एक सरदर्द बन चुकी है। पब्लिक प्लेस पर डांस वाले कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मेट्रो स्टेशन पर रील बनाने वाले वीडियो की हो रही है। ना कोई डर ना कोई झिझक, कैमरा ऑन और कानपुर की कैटरीना मेट्रो स्टेशन पर वीडियो बनाने लगी। यात्री आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन मैडम रील बनाने में पूरी तरह से मशगूल है। एक और तस्वीर कल्याणपुर इलाके की है, जहां रील बनाने के दौरान लोग बाइक और कार रोककर देखने लगे। एक और तस्वीर मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट की है, जिसमें लड़की फिल्मी गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही है। सिर्फ मेट्रो स्टेशन ही नहीं, कानपुर की कैटरीना रेलवे स्टेशन पर भी रील्स बनाती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लगातार कानपुर की कैटरीना नाम से वायरल हो रहे इन वीडियो पर अब पुलिस की भी नजर पड़ चुकी है। पुलिस के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर डांस करने वाली लड़की के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में अचानक दो जानवर आपस में लड़ गए और इसे देखकर ऐसा लगा हर कोई हैरान था इसको देखकर। ये वीडियो उसी का गवाह है, जिसमें दो सांडों में जमकर भिड़ंत हो रही है। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे ट्रॉफी की लड़ाई हो। देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर दोनों सांडों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और देखते ही देखते रेसलिंग रिंग में तब्दील हो गई। सड़क किनारे खड़ी लाखों की लग्जरी कार को इन्होंने प्रैक्टिस बैग समझ लिया। कभी इधर धक्का, कभी उधर टक्कर, कार के किसी हिस्से को भी बख्शा नहीं गया, जिससे कार की विंडशील्ड चकनाचूर हो गई। दरवाजों को ऐसे दबा दिया जैसे प्लास्टिक की बोतल हो। गनीमत रही कि कार खाली थी, नहीं तो शायद आज खबर कार की नहीं, कार सवार की होती। सोच रहे होंगे कि हाईवे पर ट्रैफिक जाम में सिर्फ कार, ट्रक या बस फंसते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ हटके है, क्योंकि हरिद्वार में खुद गजराज ही जाम में फंसे नजर आए। हाथी राजा जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में सैर करने जा रहे थे, लेकिन भाई साहब ये ट्रैफिक जाम इसने तो पूरा प्लान ही फेल कर दिया। ना लाल बत्ती नजर आ रही थी और ना हरी बत्ती नजर आ रही थी। दूर दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। हाथी राजा इधर उधर घूमकर मानो लोगों से पूछ रहे हों कि भाई और कितना टाइम लगेगा, रात हो रही है, जंगल भी तो जाना है। हाथी राजा यूं ही गाड़ियों के बीच में भटकते रहे, लोगों से पूछ रहे थे और कैसा लग रहा है, और लोग कह रहे थे महाराज हमारा तो रोज का है। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम आई। आखिरकार हाथी को समझाया गया और जंगल की ओर रवाना किया गया, जिसके बाद हाईवे पर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। अब हाथी राजा भी शायद सोच रहे होंगे, चलो जंगल में रहना बेहतर है, कम से कम जाम का झाम तो नहीं है।